नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इस आभासी मंच पर हम बहुत समय से भाषा, उसकी संरचना, उसके प्रकार्य, उसकी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि भूमिकाएं तथा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले कथ्यों, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितियां और भाषा और उन कथ्यों के संबंधों के और प्रभावों के इर्द गिर्द हम विचार करते रहे हैं। उसी कड़ी में आज भाषा और संप्रेषण के रिश्ते पर एक श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं। भाषाई संप्रेषण क्या है और भाषाई संप्रेषण के विभिन्न आयामों में भाषा किस प्रकार व्यवहार करती है अथवा भाषाई संप्रेषण में कुशलता हेतु हमें किस प्रकार की तैयारी या पूर्व सावधानियां रखनी हैं, यही इस श्रृंखला का विषय है। जैसा कि बहुत बार स्पष्ट किया गया है, भाषा से तात्पर्य यहाँ मानव भाषा है। वैसे तो मानवेतर प्राणियों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और कीट पतंगों तक की अलग अलग अभिव्यक्ति प्रणालियां हैं जिन्हें मानवेतर भाषा हम कहते हैं। और मानव समाज में भी संप्रेषण या भावाभिव्यक्ति के अन्य संकेत, अन्य प्रणालियां भी कार्यरत होती हैं। जैसे शारीरिक अंगों के संचालन के द्वारा इशारे इशारे कुछ कहना, कुछ व्यंजित करना, और फिर मानव सभ्यता में विभिन्न प्रकार की संकेत प्रणालियां चलती हैं। जैसे लाल सिग्नल मतलब गाड़ी का रुक जाना और हरा सिग्नल मतलब गाड़ी का चल पड़ना आदि। लेकिन भाषा शब्द को हमने एक तो प्राकृतिक स्तर पर मानव समाज में प्रचलित भाषा के संदर्भ में सीमित किया है, और इसी संदर्भ में हम भाषा को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति या आपसी सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक भाषा विज्ञान की भूमिका में दी गई परिभाषा का थोड़ा सा विकसित रूप है। तो इस प्रकार की परिभाषा सीमित या विशिष्ट अर्थ में भाषा यानी प्राकृतिक तौर पर जो मानव भाषा है उसके संदर्भ में खड़ी होती है, और भाषा से हमारा तात्पर्य यही मानव भाषा है। लेकिन मानव समाज में विभिन्न प्रकार की जो शरीर संबंधी, अंग संचालन संबंधी, भाषिक अभिव्यक्ति के आसपास ही कुछ संप्रेषण प्रयास किए जाते हैं, उन्हें हम भाषा में समेट तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या वे भाषा के लिए पूरी तरह
निरर्थक हैं। यदि हम भाषा की प्रचलित अवधारणा जो उद्धृत परिभाषा में आई है के संदर्भ में विचार करें तो ये जो अंग संकेत हैं, आँखों का संचालन करना, मुख मुद्राएं बनाना या हस्त संचालन करना आदि, ये सब उस भाषा के सहयोगी हैं या पूरक हैं, वे भाषा नहीं हैं। इसी प्रकार के स्पष्टीकरण के साथ अब हम अपने मूल विषय की ओर लौटते हैं, भाषाई संप्रेषण। और साथ साथ यह भी स्पष्ट कर देना उचित है कि मानव सभ्यता में जो विभिन्न प्रकार के अन्य संकेत विधान प्रचलित हैं, विभिन्न रंगों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उठने बैठने, हिलने डुलने आदि के तरीकों से संबंधित, उन सब को भी हम वास्तविक भाषा, मानव भाषा का सहयोगी या पूरक मानकर चलें तो बेहतर है। तो हम भाषाई संप्रेषण पर सीधे सीधे अब आते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है और भाष का मतलब बोलना होता है। अर्थात यह शब्द ही कह रहा है कि भाषा का जो मूल प्रयोजन है वह बोलने और सुनने के रूप में सिद्ध होता है। अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति ही भाषा का मूलभूत स्वरूप और मूलभूत प्रक्रिया है। बोलना और सुनना, यही दो आयाम मूल रूप से भाषा प्रयुक्ति के आयाम हैं। लिखना और पढ़ना, ये दो आयाम तो लिपि के विकास से जुड़े हुए हैं, जो सभ्यता के विकास पर अवलंबित है। तो ऐसे में हम भाषा के इस मूलभूत आयाम सुनना और बोलना पर आज बात करना चाहते हैं। हमारे समाज में संप्रेषण की मूलभूत प्रणाली, संप्रेषण का मूलभूत प्रारूप बोलने और सुनने के रूप में ही मौजूद है। वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है। वक्ता जो बोलता है और श्रोता जो सुनता है, आम तौर पर हम उसी को भाषा समझ लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ वीडियो में जैसा कि स्पष्ट किया गया है, बात इतनी सीमित या सीधी नहीं है। वक्ता जो बोलता है और श्रोता जो सुनता है, उसका एक मानसिक आधार है, एक चिंतन का आधार है, एक बोध का आधार है। बिना हम सोचे कैसे बोल सकते हैं? श्रोता अपने सुने हुए को जब तक बोध स्तर तक नहीं ले जाएगा, तब तक फिर सुनना क्या हुआ? बोलना का मतलब है समझ बूझ कर अर्थपूर्ण ढंग से बोलना, ताकि जिसके लिए बोला गया है उसे समझ में आए। और सुनने का अर्थ है अर्थ ग्रहण के साथ सुनना, यानी चिंतन और बोध भाषा के प्रयोग के मूल आधार हैं। वक्ता की ओर से क्रम इस प्रकार हो सकता है। सबसे पहले वक्ता के मानस में उसे क्या कहना है, इसका निर्धारण होता है। बोलने के संदर्भ में तो दो ही पक्ष हैं, क्या कहना है और कैसे कहना है। तो सबसे पहले
क्या कहना है का निर्धारण होता है, यानी कथ्य। यह जो कथ्य है वह भाव रूप हो सकता है, विचार रूप हो सकता है। कथ्य के निर्धारण के बाद वक्ता के मानस में यह चुनाव होता है कि उसे कहना कैसे है, उसे किस कथन में कहना है, और कथन के लिए किसी भाषा विशेष में जाना होता है। संभव है कि वक्ता के मानस में एक से अधिक भाषाओं की संरचना बैठी हुई है। तो सबसे पहले चुनाव यह होता है कि इस कथन को किस भाषा में वक्ता कहे, और जब भाषा तय हो गई तो फिर आगे उस भाषा में वाक्य प्रारूप तय होते हैं कथ्य के अनुरूप, और किसको सुनाना है, किसके लिए वो कहा जाना है, किसके लिए उसे कहना है, इसके संदर्भ में वाक्य प्रारूप तय होते हैं और वाक्यों के अंतर्गत आने वाली शब्दावली निर्धारित होती है। वक्ता के पास शब्दों का एक कोश होता है और हर वक्ता की अपनी क्षमता है। किसी के पास 500, किसी के पास 1000, किसी के पास 5000, 10,000 या उससे भी अधिक शब्द रह सकते हैं, और उस शब्दकोश में कुछ मुहावरे भी रह सकते हैं भाषा के, या कुछ कहावतें भी रह सकती हैं, कुछ सिद्ध वाक्य भी रह सकते हैं, सूक्ति टाइप, सार्वभौम सत्य टाइप, या किसी अन्य भाषा के स्रोत से आए हुए कुछ इस प्रकार के सूक्ति टाइप, मुहावरे टाइप या लोकोक्ति टाइप कुछ इकाइयां रह सकती हैं। इसे भी मानसिक शब्दकोश का ही हिस्सा हमें मानना चाहिए। तो आज यहीं तक। इस विषय की अगली कड़ी लेकर मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा, इस उम्मीद के साथ एक बार पुनः नमस्कार।